हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज देख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, जो कि दिसंबर में होना प्रस्तावित है। तो उस क्रम में हमने टेस्ट नंबर 25 उनका देख लिया है और 25 का हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा है। 50-50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अगर होप आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट भी अब हमने बना दिया है, आप जाके वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। हमने टॉपिक वाइज ये है कि सब्जेक्ट वाइज ना दृष्टि आईएएस के कुछ एमसीक्यूज कराए हुए हैं अपने इसी चैनल पे, आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे आपको। तो चलिए हम लोग फिलहाल के लिए ये देखते हैं जो हम लोग अभी देख रहे हैं। 25 हो गया है, 26 का आज ये पार्ट नंबर 1 है जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाकी फिर आगे जो है वीडियोस आती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आगे बढ़ें, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है उनके अपने पेड ग्रुप को लेकर के, और ये उनका यूट्यूब चैनल वगैरह है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप ले सकते हैं उनका कोर्स वगैरह, ये सब नंबर वगैरह यहाँ दिया ही है। चलिए हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी प्रजाति का पारिस्थितिक निकेत निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। हमारा पहला ऑप्शन है जैविक, दूसरा है अजैविक, तीसरा है खाद्य श्रृंखला में इसकी स्थिति और लास्ट ऑप्शन है उपलब्ध संसाधनों का उपयोग। और सही उत्तर हमें चूज करना है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है 1 और 3 सही है, दूसरा है कि 1, 3, 4 सही है, तीसरा है हमारा 2 और 4 सही है, और लास्ट में आप देखें कि सभी का सभी सत्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सभी के सभी सत्य हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि संख्याओं का पिरामिड किस में उल्टा होता है। और हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, मतलब कि जो ग्रास इकोसिस्टम है यानी कि घास पारिस्थितिकी तंत्र है वो, या फिर तालाब पारिस्थितिकी तंत्र, या वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जो हमारा ट्री इकोसिस्टम है उसमें आप देखेंगे कि संख्याओं का जो पिरामिड है वो उल्टा बनता है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। पहला क्वेश्चन, पहला मतलब कि जो स्टेटमेंट है, मैंग्रोव केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय तटीय जल में पाए जाते हैं। दूसरा कह रहे हैं कि जो मैंग्रोव है वो लवण सहिष्णु है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? केवल एक सही है, केवल 2 और 1 और 2 दोनों, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आप बताएं कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो जो हमारा मतलब कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन है उसमें दोनों विकल्प सही है, यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। जो मैंग्रोव हैं वो आपको केवल उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय तटीय जल में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप शीत कटिबंध में जाके उन्हें खोजने लगे तो वहाँ नहीं मिलेंगे वो। और दूसरा ये मतलब कि लवण सहिष्णु होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि मतलब कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, खूब बन रहा है आजकल पीसीएस में ये। तो कह रहे हैं कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर जो प्रवाल हैं वो दुर्लभ हैं। दुर्लभ मतलब होता है कि मतलब रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में मिलते हैं, एकदम हर जगह आपको नहीं दिख जाएंगे। दूसरा कह रहे हैं कि कारण इसका बता रहे हैं कि जो प्रवाल भित्ति है वो गर्म उष्ण कटिबंधीय जल में पनपती है। और ऑप्शन में दिया हुआ है दोनों सत्य हैं, और जो आर है वो मतलब ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कह रहे हैं सही है लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा कह रहे हैं ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। और डी कह रहे हैं कि ए सत्य है लेकिन ए असत्य है और आर सत्य है। तो आपको बताना है कि इसमें सही क्या होगा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विकल्प भी सत्य है और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, कह रहे हैं कि सिम्पसन सूचकांक का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है ओजोन रिक्तीकरण, जैव विविधता, ग्रीन हाउस गैस, या फिर वायु की गुणवत्ता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जैव विविधता के मापन के लिए हम लोग सिम्पसन सूचकांक का उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जलकुंभी एक जलीय खरपतवार पौधा है। आपको बताना है कि ये मूल कहाँ का है, यानी कि इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी। अभी तो ये हर जगह आपको मिल जाएगा तालाब वगैरह में, लेकिन आपको बताना है कि ये मतलब इनके मम्मी पापा का घर कहाँ है एग्जैक्टली। तो आंसर क्या होगा इसका? आपके पास ऑप्शन है मैक्सिको, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका, या फिर
मतलब बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का तो बिल्कुल भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं है, मेक्सिको का भी नहीं है, ये भैया दक्षिण अमेरिकी मूल का पौधा है। और अभी हम लोगों के यहाँ जिस भी खेत में पहुँच जाता है ना, खेत में होता है, तालाब में भी हो जाता है, अभी तो मैंने देखा है कि धान के खेतों में हो जाता है। हम लोग हालांकि गांव में उसको कोका बेली बोल करके खा जाते हैं, वो दूसरी बात है, लेकिन ये नुकसान करता है, मतलब एकदम पानी में फैल जाता है चारों तरफ ना, तो खराब हो जाता है खेत। चलें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसको जीआई टैग भी मिल चुका है अभी, तो जीआई टैग से क्वेश्चंस बनते रहे हैं, आगे भी बनेंगे। कह रहे हैं कि जो सी बकथार्न है ये निम्नलिखित में से आपको बताना है सी बकथार्न के बारे में जो कथन दिए हुए हैं उसमें कौन से सही हैं। पहला है कि ये आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। दूसरा कह रहे हैं ये विटामिन सी से भरपूर है। कह रहे हैं कि लद्दाख में इसे हिमालय छरमा कहा जाता है। और आपको बताना है कौन सा सही है, केवल एक, 3 या फिर 2 3 या फिर 1 2। तो इसका आंसर क्या होगा? आप देखें कि इसका पहला वाला एकदम सही है, ये शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अभी इसको ना लद्दाख से, जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है वहाँ से इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, लद्दाख से इसको जीआई टैग मिला है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो ये शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है, एकदम सही है। और ये विटामिन सी से भरपूर होता है, सबसे ज़्यादा विटामिन सी अगर किसी में मिलता है तो वो सी बकथॉर्न में ही मिलता है। उसके बाद आंवला आता है, आंवला कई बार पूछा गया है हमारे पीसीएस के एग्जाम में, तो ये दोनों तो सही है। और ये जो तीसरा कह रहे हैं कि इसको छरमा, जो हिमालय छरमा है वो लद्दाख में बोलते हैं, तो यहाँ नहीं बोलते, इसको हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं हिमालय छरमा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2 जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। फिर हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर क्वेश्चन बना है। कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक योगदान है। आपको इन सब में बताना है कौन सबसे ज़्यादा योगदान दे रही है जो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें। आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक तो CO2 है, दूसरा आप देखें मीथेन है, सतह स्तर ओजोन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये तो बड़ा एकदम बच्चा सा क्वेश्चन है, इसको हर लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सबसे ज़्यादा योगदान दे रही है ग्लोबल वार्मिंग में, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। कह रहे हैं कि हाल ही में खबरों में देखा गया जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है वो आपको किस देश में मिल जाएगा। तो हम्बोल्ट एक जलधारा है जिसको हम लोग पेरू की जलधारा कहते हैं, तो हो सकता है लोग इससे एक बार मतलब कंफ्यूज हो। फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, वेनेजुएला, चिली एंड अर्जेंटीना। तो इसका आंसर क्या होगा कि अभी जो हम्बोल्ट ग्लेशियर है ये खबरों में रहा, और ये कहाँ पे है? ये हमारा वेनेजुएला में है। वेनेजुएला कहाँ है? तो जो हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है वहाँ पे है वेनेजुएला। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 10, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो कहाँ से बना हुआ है? मेरे ख्याल से ये ODOP से क्वेश्चन बना हुआ है, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से। तो चलिए देख लेते हैं। ये शायद काला नमक चावल वाला और सैनिटरी फिटिंग, ये शायद दोनों आरओ में पूछे गए थे इस बार, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, पूछे गए थे कि हाँ यही थे। और चलिए देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है। कह रहे हैं एक साइड ना उत्पाद दिए हुए हैं, दूसरी साइड जिले का नाम दिए हुए हैं, आपको मैच करना है कि कौन कहाँ का ODOP है, ठीक है। और गुड़, सैनिटरी फिटिंग, बांसुरी, काला नमक चावल, सिद्धार्थनगर, अयोध्या, मथुरा एंड पीलीभीत, आपको बताना है, ये क्रम लगा हुआ है, कौन सा कैसे हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो जो हमारा काला नमक चावल है ये एकदम कंफर्म है कि सिद्धार्थनगर का है, मुझे एकदम कंफर्म है, बाकी और भी चीज़ें पता है, लेकिन ये तो एकदम कंफर्म है कि D का 1 हो जाएगा। और आप देखें कि D का 1 अगर हमने कर दिया तो ये और आगे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, हमें आंसर मिल चुका है, पर हम लोग चूंकि टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो हम लोगों को देख लेना चाहिए, अन्य क्या पता आगे अन्य पूछ लिया जाए। गुड़ जो है ये अयोध्या का हो जाएगा, और जो सैनिटरी फिटिंग है ये कहाँ का है? तो जो हमारा सैनिटरी फिटिंग है ये मथुरा का है, बांसुरी हो जाएगा पीलीभीत का, ठीक है। तो आप लोग मुझे ना औरैया का क्या है कमेंट करके बताइएगा, औरैया का क्या है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, या जो लोग जो मतलब कि जिस ज़िले से जो लोग देख रहे हो वो अपना बताएं कि मतलब कि उनके यहाँ का क्या है। जैसे हम हैं PBH के, यानी कि प्रतापगढ़ के हैं, और हमारे यहाँ का है आंवला, यानी कि हमारे यहाँ का जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है वो आंवला है। आंवला हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उत्पादन भी होता है, उसका मुरब्बा हम लोगों के यहाँ का फेमस है, तो हम लोगों के यहाँ का भैया आंवला है। आप लोग अपना अपना कमेंट कर सकते हैं कि आप लोगों के यहाँ कौन सा है ODOP, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन अपना 11, और जो हमारा 11th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य आपको किस राज्य में मिलेगा। तो जो ताल छापर वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे है?
हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ताल छापर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो आपको राजस्थान में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर आपको बताना है कि कहाँ पे है। तो देख लीजिए, अबू धाबी यूएई, ग्लैंड स्विट्जरलैंड, रोम इटली, न्यूयॉर्क यूएस। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में तो बहुत सारे हेडक्वार्टर हैं, लेकिन अक्षय ऊर्जा का नहीं है। ये कहाँ है? ये हमारा यूएई अबू धाबी में है। ठीक, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या शामिल है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कार्बन डाइऑक्साइड। सही उत्तर का चयन करना है, 1 2 3, 2 4, 1 3 4 और 1 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 3 सही है। इसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा, यानी कि फोटोकेमिकल स्मॉग में नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ओजोन होता है और जो वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है ये होता है, लेकिन इसमें आपको CO2 नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। पहले में कह रहे हैं कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली, तो एकदम सही बात है, जो बर्ड मैन ऑफ इंडिया है वो सलीम अली को ही कहा जाता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा कह रहा है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया रविंद्र सिन्हा, नहीं ये गलत बात है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, तो ये भी गलत बात है। देखिए, जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया है ये कैलाश सांखला जी को कहा जाता है और डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया ये रविंद्र सिन्हा जी को कहा जाता है। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली जी हैं, एकदम सही बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? चूंकि हमें सही बताना था तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। केवल ए वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है वो फंडामेंटल राइट से आ गया है। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 के बारे में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और कह रहे हैं कि इसे 1971 के 25वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया। और दूसरा कह रहे हैं कि अनुच्छेद जो 31C है सभी निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय में प्रश्न पूछे जाने से बचाता है। अभी जैसा ही क्वेश्चन देखा वैसे ही बताया कि फंडामेंटल राइट्स है, तो अब बताएं क्या ये DPSP में पहुंच जाएगा? क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है और यहाँ डायरेक्ट दिखाया हुआ है आर्टिकल 31C। तो जाहिर सी बात है कम से कम ये फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके DPSP में तो नहीं जाएगा। तो ये सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, पहला जो हमारा स्टेटमेंट है 15 का जो ए वाला स्टेटमेंट है, इसे 1971 में 25th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया, ये एकदम सही बात है। और आपको सही चूज करना है तो ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1। आगे देखते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। ये जो हमारा मंत्रालय है उसके कौन मंत्री हैं, यहाँ से बना हुआ क्वेश्चन है और आपको 2 सूचियाँ दी हुई हैं, आपको इसको मैच करना है। व्यक्ति और पोर्टफोलियो कह रहे हैं मनोहर लाल, गिरिराज सिंह, प्रहलाद जोशी और चिराग पासवान। तो आपको बताना है कौन के मतलब कि कहाँ के मंत्री हैं। कपड़ा मंत्री, विद्युत मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। तो चलिए देखिए क्या आप लोगों को एक भी कंफर्म है कि हाँ ये यहाँ के हैं। इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि जो हमारा सी है वो सही है। मनोहर लाल जो है वो विद्युत मंत्री हैं, जबकि गिरिराज सिंह कपड़ा मंत्री हैं और प्रहलाद जोशी जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, जबकि जो चिराग पासवान जी हैं वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं। तो 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अपना 17 नंबर का क्वेश्चन। और ये क्या है भैया? तो ये है हमारा ईडी। अब ईडी इतना चर्चा में रहा है केजरीवाल जी को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, और भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम आपको बता देंगे। जैसे कह रहे हैं कि जो प्रवर्तन निदेशालय है यानी कि ईडी, इसकी स्थापना कब हुई? 1954, 1956, 1961 या फिर 1964। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1956 कहाँ दिया हुआ है? बी में, यानी कि 1956 में जो ईडी है इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? तो नई दिल्ली में मिल जाएगा। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ये भी याद रखिएगा कि जो इसके 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वो कौन से हैं। तो 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं और कहाँ कहाँ हैं? तो आप देखिए ईस्टर्न साइड में आपको मिल जाएगा कोलकाता आपको ईस्टर्न साइड में मिल जाएगा। नदर्न साइड में आपको मिल जाएगा दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है, दिल्ली और चंडीगढ़ है। और साउथ में भी आपको इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, कहाँ पे? तो चेन्नई में। साउथ में आपको इसका हेडक्वार्टर दैट मीन्स क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं जो, वो साउथ में आपको चेन्नई मिलेगा। और
वेस्ट साइड में भी है, वैसा थोड़ी ना है कि वेस्ट साइड में नहीं होगा। तो यहाँ आप देखें कि मुंबई में है, ठीक है। तो 5 जगह इनके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इनका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई है? 1956 में हुई है। चलिए, ये इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, कह रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों के बीच जो गतिरोध है उसको हल करने के लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान लागू होता है। संयुक्त बैठक जो हमारा मतलब कि है वो कहाँ पे है? तो आर्टिकल 108 में है। आप हमें बताइएगा कि इनको बुलाया किनके द्वारा जाता है और इनकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करता है और इसकी अध्यक्षता किनके द्वारा की जाती है। चलिए देख रहे हैं लें कि जो है ये संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पे है। धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्तीय विधेयक और साधारण विधेयक। और आपको बताना है सही उत्तर 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 2, 4 या फिर 3, 4 सही है। तो इसको देख कर तो लग ही रहना कि केवल 2 ही सही होंगे। और देखिए, संविधान संशोधन विधेयक पे तो बिल्कुल नहीं बुलाया जाएगा, लेकिन जो साधारण विधेयक है उस पे बुलाया जाएगा। तो 4 तो होना चाहिए, 1 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए 1 यहाँ है, इसको निपटा दीजिए। यहाँ पे 4 नहीं है, इसको भी निपटा दीजिए। और देखिए यहाँ दोनों में 4 है। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा और तीसरा में कौन सा सही है। कह रहे हैं तीसरे में देखिए संविधान संशोधन पर नहीं बुलाया जाएगा, तो इसका तो आंसर मिल गया है। और आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा 18 का, यानी कि 3 और 4। और कहाँ है 3, 4? यानी कि वित्तीय बिल पे बुलाया जा सकता है, जो हमारा फाइनेंशियल बिल्स है उस पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और जो हमारा साधारण विधेयक है उस पे तो बुलाया ही जा सकता है। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 3 और 4 सही है, ठीक है। तो आपने इसमें क्या जाना कि धन विधेयक पे नहीं बुलाया जाएगा और संविधान संशोधन विधेयक पर भी नहीं बुलाया जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के बारे में सत्य नहीं है। ये ध्यान रखना है, सत्य नहीं है। 1861 वाले के बारे में पूछ रहे हैं। कह रहे हैं इसने वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया, और इस अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई जो पोर्टफोलियो प्रणाली है उसको मान्यता दी। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, और कह रहे हैं कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। सी वाले में मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। फिलहाल के लिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा डी, कि इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया। क्यों? मतलब कि ये क्यों गलत है? क्योंकि ये भैया 18 जब मतलब कि हमारा 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद जो 1858 का आया था ना, मतलब कि एक्ट वगैरह जो कुछ भी आया था, उसके बाद ये जो है कंपनी के रूप में इसका पूरा काम खत्म हो जाता है, और ये केवल और केवल एक प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करने लगती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है और सही कथन बताने हैं। पहला क्या है? बजट पर सामान्य चर्चा समाप्त होने के बाद लेखानुदान प्रदान किया जाता है, और लेखानुदान को कह रहे हैं कि ये एक वित्तीय वर्ष के लिए दिया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए लेखानुदान अगर दिया जाता होता तो जो हमारा बजट आता है वो किस लिए आता है? तो फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या होगा? तो जो हमारा 20 का आंसर है वो आप देखें कि बी वाला एकदम गलत है, ए वाला सही है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। तो चलिए देख लेते हैं ये लेखानुदान क्या है। तो जो लेखानुदान होता है वो बजट पर सामान्य चर्चा के बाद पारित किया जाता है। आमतौर पर आप इसको देखेंगे कि ये 2 महीने का होता है। कितना? तो आमतौर पर ये 2 महीने के लिए दिया जाता है, आवश्यक सरकारी कार्यों और सेवाओं को बनाए रखने के लिए। और ये मतलब कब ये ना अंतरिम, जैसे अंतरिम गवर्नमेंट होती है, अंतरिम बजट आता है, उसी तरह से ये अंतरिम व्यवस्था के रूप में काम करता है जब तक कि पूर्ण बजट प्रस्तुत ना हो जाए। तो ये इसका काम क्या है? अंतरिम बजट के रूप में काम करे। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समितियां कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी? हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं? प्राक्कलन समिति और प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, लोक लेखा, और मतलब ए और बी दोनों सही हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है वो बनाई गई थी कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर। जो हमारी प्राक्कलन समिति है ये पीसीएस 2020 में पूछा गया था कि मतलब कि इसमें सबसे बड़ी समिति है, और आप देखेंगे इसमें 30 मेंबर्स होते हैं।
30 मेंबर्स होते हैं, और सबसे बड़ी बात कि 30 के 30 मेंबर जो हैं वो लोकसभा से होते हैं। बाकी जो है वो मतलब कि उसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों का मेलजोल होता है। जैसे सार्वजनिक उपक्रम समिति 22 लोग और लोक लेखा समिति में भी 22 सदस्य होते हैं। तो इन लोगों का ना मतलब कि और लोग लोकसभा से रहते हैं और लोग राज्यसभा से रहते हैं। लेकिन जो हमारी प्राक्कलन समिति है इसमें आप देखेंगे कि जितने भी मेंबर्स हैं, टोटल 30 मेंबर्स हैं, और 30 के 30 मेंबर्स लोकसभा से ही रहेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2020 में पूछा गया है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। यही पूछा ही गया था कि सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो वो है हमारी प्राक्कलन समिति। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, चलिए देख लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य चुनाव आयुक्त और राष्ट्रपति। क्या आपने कभी सुना है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो किसी को मतलब ओथ दिलाते हों? मैंने तो अभी तक नहीं सुना है, क्या पता कोई हो जिनको दिलाते हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति जी। ज़्यादातर लोगों को तो राष्ट्रपति जी ही शपथ दिलाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति जी जो है वो उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। चलिए आगे देख लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23 नंबर का, कह रहे हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी जो अध्यादेश है इसके बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला क्या है, कह रहे हैं कि यह पूर्वव्यापी हो सकता है। दूसरा कह रहे हैं संसद के किसी भी अधिनियम में संशोधन या निरसन कर सकता है। अध्यादेश संविधान में संशोधन कर सकता है, और अध्यादेश जो है वो टैक्स कानून में संशोधन या परिवर्तन कर सकता है। तो क्या आपको समझ आ रहा है कि ये संविधान में संशोधन कर देंगे? अगर ये संविधान में संशोधन करने लगे तो पता चला रोज फिर अध्यादेश आ रहे हैं, रोज संविधान में संशोधन हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी जो है इसका गलत है, बाकी जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो सब सही हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना 24। कह रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और आर्टिकल 243 डी, 243 आई, 243 के और आर्टिकल 243 जे। देखिए इसमें आई और जे आई और के दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही पूछे जाते हैं। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रही थी तो मैंने गलती की, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि राज्य वित्त आयोग पूछा गया था। मुझे लगा कि राज्य के निर्वाचन आयोग के बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिएगा, जो हमारे राज्य के वित्त आयोग की बात की गई है वो आर्टिकल 243 आई में है। अगर निर्वाचन के बारे में बातचीत की जाए तो वो आपको आर्टिकल 243 के में मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। और 13वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, क्या इससे नागालैंड हमारे मतलब भारतीय राज्य का हिस्सा बना। और 35वें से कह रहे हैं सिक्किम। 35वें से सिक्किम ना पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं पाता है, और इस वजह से इसको यहाँ पे गलत बताया गया है, क्योंकि 36वें से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। लेकिन जो 35वां संविधान संशोधन है वो संबंधित जरूर है सिक्किम से। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, ये पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 36वें संविधान संशोधन से मिला है सिक्किम को। 25 का जो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम दिया हुआ है नागालैंड का, वो एकदम सही बात है। तो इसको याद रखिएगा, ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलें देखें हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 26। कह रहे हैं प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से उधार ली गई है। मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, उन सारे वीडियोस में कई सारी चीज़ें हैं जो हमने कवर भी कराई हैं। जैसे कि ये संविधान में जो प्रस्तावना है उसको मैंने बहुत अच्छे से कवर कराया है। एक लूसेंट वाले में कवर कराया है, लूसेंट के अलावा एम लक्ष्मीकांत के भी कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, उसमें भी कवर कराया है। कई बार इसको क्वेश्चन में भी सॉल्व कराया है, तो आप लोग चाहें तो हमारी जो लूसेंट वाली सीरीज़ है उसको देख सकते हैं। कह रहे हैं कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ के संविधान से उधार ली गई है। यूएस, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसएसआर। तो ये कहाँ से लिया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो प्रस्तावना है उसका विचार हमने कहाँ से लिया है, तो सर्वप्रथम अगर किसी देश में प्रस्तावना की बात आई थी तो वो यूएस से आई थी। ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यूएसए से प्रस्तावना का विचार लिया हुआ है, ना कि वहाँ की लैंग्वेज ली है। लैंग्वेज हमने कहाँ से ली है, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली हुई है। कहाँ से ली है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने प्रस्तावना की भाषा ली है, जिसमें लिखा हुआ है ना वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वही वहाँ पे लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। और हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है वो क्या कह रहा है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसे नियुक्त करते हैं, यानी कि राज्यपाल के द्वारा किनकी नियुक्ति की जाती है। कह रहे हैं कि राज्य का महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और राज्य निर्वाचन आयुक्त। बताना है सही उत्तर। केवल 3, 1, 3, 1, 2 और 2, 3। तो जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं इनको आप छोड़ दीजिए, तो दूसरा तो बिल्कुल नहीं होगा। देखिए दूसरा अगर देख रहे हैं तो उससे 2 ऑप्शन ऑलरेडी हट जा रहे हैं।
और जो राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य के महाधिवक्ता की भी नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है वो क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और पहला क्या है? पहला, लोकपाल बिल 1968 में लोकसभा में पेश किया गया था। दूसरा कह रहे हैं लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य था। तीसरा कह रहे हैं कि लोकायुक्त जो होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। तो जिसमें देखें दूसरा स्टेटमेंट मुझे एकदम कंफर्म है, तो दूसरा तो होना ही चाहिए। इससे केवल एक ही ऑप्शन स्किप हो रहा है, तो एक जानकारी से आपका कुछ इसमें बनने वाला है नहीं। फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1 और 2, यानी कि तीसरा जो है वो गलत है। लोकायुक्त जो है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है, जबकि पहला और दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29। और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, यानी कि वो कौन है जिनका संविधान में उल्लेख है। तो देखिए नीति, पहला तो है वित्त आयोग और अटॉर्नी जनरल। तो वित्त आयोग भैया मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, आर्टिकल 280। केवल उन्हीं का नहीं, आप देखेंगे हर एग्जाम में ये बहुत पूछा जाता है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग। तो ये तो है, क्या अटॉर्नी जनरल है? तो होना तो चाहिए ना अटॉर्नी जनरल। तो आप देखिए यही है दोनों, मतलब कि वित्त आयोग और अटॉर्नी जनरल ये संवैधानिक पोस्ट है। जबकि आप देखिए नीति आयोग, तो नीति आयोग बिल्कुल भी नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग भी नहीं है। महाधिवक्ता है लेकिन सीबीआई नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और लोकपाल, तो इन सबको छोड़ दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वित्त आयोग और अटॉर्नी जनरल जो है वो एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त पद है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। कह रहे हैं कि किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है? ये वाला क्वेश्चन एक बार और भी हम करवा चुके हैं यहाँ पे। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 44वां, एकदम सही बात है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ही इसको आर्टिकल 300A में कर दिया गया था। तो ये एकदम सही है। 24वां, 56वां, ये सारी चीज़ें गलत हैं। आंसर क्या होगा हमारा इसका? ऑप्शन बी। चलें आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कह रहे हैं कि 1992 के 71वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई? ध्यान से देखना है, 71वां संविधान संशोधन की बात हो रही है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर थोड़ी सी भी जो है इधर उधर माइंड हुआ ना थोड़ा सा भी, तो फिर गलत हो जाता है। तो जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे तो केवल 14 भाषाएं ही थी जिनको मतलब कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बाद में धीरे धीरे फिर संविधान संशोधन के माध्यम से अभी संख्याओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। तो चलिए देख लेते हैं कि 71वें संविधान संशोधन से कौन सा जोड़ा गया। तो इन सब में देखिए सिंधी, मैथिली, संथाली, मणिपुरी, देख के तो लग ही रहा है कि सब के सब बाद में ही जोड़े गए हैं, लेकिन अगर नहीं कन्फर्म है कि कौन कब जोड़ा गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए हम बता देते हैं, उसके बाद आंसर आप खुद ही जान जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 15वीं भाषा के रूप में भाषा जोड़ी गई थी वो कौन सी थी। तो वो थी हमारी 21वां अमेंडमेंट एक्ट। कब का है? 1967। और इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। कब जोड़ी गई? 21वां संविधान संशोधन 1961 के तहत हमारी 15वीं भाषा के रूप में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो वो थी सिंधी। फिर आप देखेंगे एक और संविधान संशोधन होता है, 71वां संविधान संशोधन, ठीक है। और ये कब होता है? 1992 में होता है। इसके तहत कौन कौन सी जोड़ी गई? तो इसके तहत आपको कोंकणी और मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी और कौन सी जोड़ी गई? और भैया नेपाली जोड़ी गई। तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई हैं? 3 भाषाएं हैं, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और इसका उत्तर भी देख लीजिए, आपको मिल गया है मणिपुरी जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी हम देख लेते हैं कि एक और संविधान संशोधन हुआ जिसमें नाम क्या है उसका? तो 92nd जो अमेंडमेंट एक्ट है कब हुआ है? 2003 में। और इसके तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो हमने इसको BDMS करके याद रखा है, आप भी चाहें तो याद रख सकते हैं BDMS करके। B से हो जाएगा बोडो हो जाएगा, D से हो जाएगा डोंगरी, M से हो जाएगा मैथिली और S से हो जाएगा संथाली। ध्यान रखिएगा सिंधी अलग है, संथाली अलग है। तो आंसर हमने देख लिया मणिपुरी। जो अन्य भाषाएं थी जिस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी वो भी हमने आपको बता इसलिए दिया क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता रहे हैं। ऐसे ही 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, जिसके तहत सिंधी जो है वो 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई। उसके बाद फिर आप देखेंगे 1992 यानी 1992 में 71st अमेंडमेंट एक्ट हुआ जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ और उसके तहत BDMS यानी बोडो, डोगरो,
बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी गई और अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हो गई हैं, तो टोटल 22 भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अपना जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहे हैं, देखिए ये हमारा जो है करंट अफेयर का मामला है और ये जो है जुलाई में ये खबर आई थी, आज मैंने इसको जो है रिवाइज किया था, इस वजह से मुझे याद आ गया। कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 51, 64, 72 और 81। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है हमारा सी, यानी कि 72वें नंबर पे है हमारा इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में भारत की रैंक। कौन सा है? 72वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मतलब 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रिटिश शासन के खिलाफ 1855 के स्वतंत्रता आंदोलन को चिन्हित करने के लिए हुल क्रांति दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और पहला है झारखंड, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा क्या है? उड़ीसा। तो 33 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 33 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा, हुल होना चाहिए वैसे झारखंड से, क्योंकि जो मुंडा विद्रोह हुआ था ना, मुंडा, उसी को जो है कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का ए, झारखंड में। ठीक, आगे देखेंगे जो हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है वो, और जो हमारा 34 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहे हैं कि खावड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क किसके संयोजन का उपयोग करता है? चलें, 4 ऑप्शन है, नहीं 3 ही ऑप्शन है, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। बताना है कौन सा सही उत्तर है। तो देख लीजिए, 1 और 2, 2 3 या फिर 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भैया 2 3, यानी कि पवन ऊर्जा और कौन सी, यानी विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का उपयोग किया जाता है जो खावड़ा मतलब कि दुनिया का सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क है वहाँ पे। और हाँ, ये है कहाँ, ये भी हमें जानना चाहिए। तो भैया ये गुजरात के कच्छ में है। कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है, तो इसको भी याद रखना है। आगे देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 35। ये नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन है। अभी जो है इस, यानी कि जो हमारी 2024 में किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष वगैरह बने हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं। और आपको पता होगा इस बार जो RO में क्वेश्चन था ना, वो इसी टाइप से बना हुआ था। मालदीव्स का पूछा गया था और भी 3-4 लोगों का पूछा गया था, इतना याद नहीं है मुझे, मालदीव्स वाला याद है मगर, और एक और पूछा गया था जो मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। फिलहाल के लिए अभी का हम देखते हैं। 2 सूचियां दी हुई हैं, एक सूची ए और एक सूची बी, और एक साइड जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनका नाम, और दूसरी साइड कहाँ के वो राष्ट्राध्यक्ष बने हैं ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। साइमन हैरिस और बैसियो फे, साथ में कीर स्टारमेर और पीटर पेलेग्रिनी। और आपको बताना है स्लोवाकिया, सेनेगल, आयरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम। ये सब अप्रैल में नियुक्तियां हुई हैं, हालांकि सारी अप्रैल की ही नहीं है। जैसे स्लोवाकिया के जो है ना, वो तो अप्रैल की ही नियुक्ति थी। और जो कीर स्टारमर है, अभी हाल ही में इनका जो है हुआ है, मतलब कि ये ब्रिटेन के बने हुए हैं ना, PM CM जो बने, PM बने हैं, CM क्या बनेंगे। तो कीर जो स्टारमर हैं ये तो यूनाइटेड किंगडम के हैं। अब देखिए C का 4 हो जाएगा, और C का 4 2 जगह दिया हुआ है, तो इस वाले एक ऑप्शन से तो हमारा काम नहीं बन रहा है, तो हम लोगों को आगे भी देखना पड़ेगा। आगे देखें, जो स्लोवाकिया के हैं वो कौन है? देखिए स्लोवाकिया का भी दिया हुआ है, यानी कि अगर 4 आपको पता है तो फिर जो 1 है वो D का होगा, ये आपको ऑलरेडी पता चल रहा है। तो पीटर पेलेग्रिनी कहाँ के बने हैं? तो स्लोवाकिया के। तो इन दोनों से भी हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा है। अब हमें देखना पड़ेगा कि जो साइमन हैरिस हैं वो कहाँ के हैं। तो जो साइमन हैरिस है ना, वो जो है वो हैं आयरलैंड के। कहाँ के बने हैं? तो साइमन हैरिस जो है वो आयरलैंड के हेड ऑफ स्टेट बने हैं। और बैसियो फे जो हैं, बैसिरो फे, अजीब सा नाम है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, ये भैया सेनेगल के हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा? 1 का 3। और देखिए 1 का 3 यहाँ पे है, और 2 का हो जाएगा, यानी कि B का हो जाएगा 2। तो ऑप्शन D इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको देख लीजिए। आगे देखते हैं 35 के बाद 36 नंबर का अपना क्वेश्चन। यहाँ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि UNFPA इसके अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना जो परसेंटेज है वो 0 से 14 वर्ष आयु वर्ग में आता है, यानी कि कितनी जो हमारी जनसंख्या है वो 0 से 14 साल के उम्र की है। आपको बताना है 17%, 19%, 24% या फिर 31%।
तो 24 मतलब कि 0 से 14 साल के मतलब अंतर्गत जो जनसंख्या है हमारी वो कितनी है, वो 24% है। और भी देख लेते हैं, अभी मान लीजिए यहाँ पे 0 से 14 पूछा है, हो सकता है कार्यकारी जो जनसंख्या है 1564 मतलब 15 से 64 जो मानी जाती है कि हमारे यहाँ कार्यकारी जनसंख्या, वैसे कहीं कहीं 15 से 59 भी मानी जाती है, हाँ 59 ही मानी जाती है। तो 15 से 64 वाली देख लेते हैं कितनी है, तो ये भैया 68% है। इसी वजह से तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं, हमारी जो युवा जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है। अब वो बात अलग है कि हम ये जो युवा जनसंख्या है वो केवल रील्स देख रही है, और करे भी क्या, रील्स देखे और जो है मार पिटैया करे, और उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ये सब चलता रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24% हो जाएगा। और देख लीजिए, अगर आपसे कोई पूछ ले कि 10 साल से 19 साल के मध्य कितनी जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू UNFPA, तो ये हो जाएगा हमारा 17%। तो 10 से 19 साल के बीच में 17% जनसंख्या है। अगर कोई पूछे कि 10 से 26 साल के मध्य कितनी जनसंख्या है, तो ये हो जाएगा हमारा मतलब कि 10 से, दरअसल ये 10 से हो जाएगा 24 साल, ना कि 26 साल, 10 से 24 साल, ठीक है, 10 से 24 साल, इसमें आपको मिल जाएगी 26% जनसंख्या, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि जो मतलब कि वो मतलब 65 साल से अधिक की आबादी है वो कितने परसेंट है, तो वो आपको केवल और केवल 7% मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो अन्य बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 37, और ये जो है कह रहे हैं, ये तो खूब चर्चा में था उस टाइम पे, खूब लोग रील्स वगैरह बना के इस पर डाल भी रहे थे। 37 में क्या है कि उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक ब्रिज कहाँ बनाया गया है, तो धनुषाकार है, कहाँ बनाया गया है ये आप लोग बताएं। मिर्जापुर, चित्रकूट, चंदौली या वाराणसी, तो चंदौली वाराणसी तो नहीं है मेरे ख्याल से, इसका होना चाहिए चित्रकूट में। तो 37 का चित्रकूट है भी। ये कहाँ है स्काई वॉक ब्रिज, तो धनुष के आकार का बनाया हुआ है ग्लास का, और ये चित्रकूट में है। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और ये पुस्तक भी मतलब अप्रैल मार्च के आसपास ही पब्लिक हुई थी, अप्रैल में ही थी दरअसल। कह रहे हैं द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, सैम पित्रोदा, सलमान रुश्दी, शशि थरूर, अमीश त्रिपाठी। अगर आपको नहीं पता है ना, तो इन तीनों लोगों को देखकर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इन्हीं तीनों लोगों को बुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है करंट अफेयर में, पर हमें जान लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और किसकी है, तो जो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है वो सैम पित्रोदा की पुस्तक है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। फिर आगे पूछ रहे हैं, भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स का जो शीर्ष निर्यातक रहा है वो कौन रहा है, तो यूपी बिल्कुल भी नहीं रहा है, कर्नाटक भी नहीं रहा, तेलंगाना जो है, सॉरी तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक का निर्यात किया है भारत में वो तमिलनाडु के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन, और हम लोग क्लास समाप्त के करीब भी पहुंच रहे हैं, अब 10 क्वेश्चन केवल बचे हुए हैं। कह रहे हैं जो पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना है वो किन राज्यों को लाभ पहुंचाएगी। कह रहे हैं हरियाणा, राजस्थान और हरियाणा, दूसरे में कह रहे हैं राजस्थान, MP और UP, तीसरा है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश, और अंत में आप देखें MP एंड UP। तो भैया ये UP में तो बिल्कुल नहीं आएगी, हाँ, तो UP जहाँ जहाँ हो उसको निपटा दीजिए। तो देखिए 2 ऑप्शन तो निपट गए, तो इसमें हम देखेंगे कहाँ कहाँ जा रहा है, तो ऑप्शन जो सी है ना, राजस्थान और MP, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना है उससे लाभ होगा राजस्थान और मध्य प्रदेश को। फिर देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, और ये भी खूब पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल ही बन जाता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो प्रोटोजोआ के कारण होती है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, मलेरिया, डेंगू, टेटनस, कालाजार। बताना है सही उत्तर, 1 4 सही है, 1 2 सही है, 2 3 या फिर 3 4 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1 और 4 सही है, यानी कि प्रोटोजोआ के कारण जो होने वाली बीमारी है उसमें आपको मलेरिया मिलेगा और कालाजार मिल जाएगा। तो जो मलेरिया और कालाजार हैं वो किससे मतलब कि कौन से जीवाणु या ये कहें कि किसके कारण होते हैं, तो ये प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। मलेरिया वाला तो खूब पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सोडियम आयोडाइड 131 एक रेडियोधर्मी दवा है, इसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या है, रक्त विकार और हाइपरथायराइड, कैंसर, ट्यूमर। तो आप देखिए कैंसर देख के कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये कैंसर में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन आप देखेंगे कि जो सोडियम आयोडाइड 131 है इसका जो मेनली उपचार किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है, तो हाइपरथायराइड के किया जाता है। और थायराइड से संबंधित जो है कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसमें आपको इसका जो उपचार है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं मानव शरीर का कौन सा हिस्सा है जो ब्राइट रोग से प्रभावित होता है। ब्राइट रोग, रक्त, हड्डियां, किडनी एंड मस्तिष्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भैया हमारी किडनी प्रभावित होती है ब्राइट रोग से। तो ब्राइट रोग से हमारी किडनी प्रभावित होती है। आगे देखेंगे 44 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं निम्न कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। कथन में क्या है कि लोगों में गर्मियों की तुलना में सर्दियों में अधिक स्थैतिक बिजली ऊर्जा उत्पन्न होती है, और कारण क्या दे रहे हैं कि सर्दियों में हवा में जो जल वाष्प है वो कम होता है, और आपको बताना है वही ऑप्शन है घिसे पीटे वाले सही है गलत है, व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये सब आप अपना देख लीजिएगा। हम लोग इसका आंसर देखेंगे, दोनों बातें भी सही हैं और स्पष्टीकरण भी है। यानी कि लोगों में गर्मियों की तुलना में जो सर्दी है उसमें अधिक स्थैतिक यानी बिजली ऊर्जा प्रदान मतलब उत्पन्न होती है, और इसका कारण है कि सर्दियों में आप देखेंगे हवा जो होती है उसमें जलवाष्प कम होता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इसके पहले जो हमारा पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि जो पत्तियों की सरसराहट होती है ना उसमें कितने डीबी का जो है ये होता है। ओहो नहीं, डीबी वाला ये क्वेश्चन नहीं है, डीबी वाला क्वेश्चन आगे है शायद। चलिए इसको देख लेते हैं। 45 कह रहे हैं कि ध्वनि की प्रबलता या कोमलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो ये बस वही पूछ रहे हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना कि बच्चों की आवाज़ और लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, और जो मतलब कि लड़के होते हैं जो बड़े बूढ़े हो जाते हैं उनकी आवाज़ मोटी होती है। तो ये किसकी वजह से होता है? कौन से कारक हैं जो मतलब कि इसमें काम करते हैं? हमारे पास ऑप्शन क्या है? कंपन की आवृत्ति, कंपन का आयाम और ध्वनि का वेग। क्या कह रहे हैं कि ऑल ऑफ द अबव। तो भैया ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे 45 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि जो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस है, कंपन का आयाम, वो ध्वनि की प्रबलता या कोमलता के निर्धारण का कारक माना जाता है। आगे देखेंगे 46 नंबर का क्वेश्चन, और ये क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं। हमारे पास ऑप्शन क्या है? एरिथ्रोसाइट्स, दूसरा ऑप्शन क्या है? ल्यूकोसाइट्स, तीसरा है थ्रोम्बोसाइट्स, और नन ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा हमारा 46 का? ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं वो रक्त में थक्का बनाने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करते हैं। फिर हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और कह रहे हैं कि मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्धों को जोड़ने वाला जो कारक है वो क्या है? कार्पस ल्यूटियम, दूसरा है कार्पस कॉलोशम, तीसरा है कार्पस स्ट्रिएटम, और हमारा लास्ट है ग्रे पदार्थ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सॉरी कार्पस कालोशम जो होता है ना ये मस्तिष्क के दाएं और बाएं गोलार्धों को जोड़ने का काम करता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 48 नंबर का, अवतल दर्पण का उपयोग किस वस्तु में नहीं किया जाता है। यानी कि जो हमारा अवतल दर्पण है उसका उपयोग हम लोग कहाँ नहीं करते हैं ये हमें बताना है। सोलर कुकर, दंत दर्पण, माइक्रोस्कोप, या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आतिशी शीशा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 48 का? इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जो मैग्नीफाइंग ग्लास या आतिशी शीशा है उसमें हम लोग इसका उपयोग नहीं करते हैं, जबकि अवतल दर्पण में हम लोग जो सोलर कुकर होता है उसमें करते हैं। दांत और जो मतलब कि दांत चिकित्सक होते हैं वो तो इसका करते हैं, माइक्रोस्कोप भी इसका उपयोग किया जाता है, माइक्रोस्कोप में भी। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा ऊतक में संग्रहित ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ने में मदद करता है। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से हैं? लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टेज एंड माल्टेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो लाइपेज है वो हमारे एंजाइम मतलब कि जो ऊतक में संग्रहित ट्राइग्लिसराइड्स है उसको तोड़ने में मदद करता है। कौन? लाइपेज। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 50, और यहाँ भी दो जो है दी हुई है लिस्ट और आपको मैच करना है। अम्ल से संबंधित है, मतलब कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। फेवरेट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, हर साल पूछता है, बस पिछली साल पता नहीं कैसे भूल चूक हो गई नहीं पूछे थे। चलिए देख लेते हैं। कह रहे हैं सूची ए में जो है वो दिए हुए हैं कौन से मतलब को जो जीव या फिर फल हैं उसमें, और सूची जो भी है उसमें अम्ल दिए हुए हैं। चलिए मैच कर लेते हैं ऐसा क्या है। और पहले आप देखें मोलसस या खंड, दूसरा है लाल चींटी। तो लाल चींटी का तो बहुत फेमस है और उसका नाम है फार्मिक एसिड, खूब पूछा जाता है ये, तो इसको तो हम मैच अभी ही कर ले रहे हैं, तो बी का 4 हो जाएगा। आप देखें बी का 4 मैच करते ही 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर देखें सेब, अंगूर,
सेब और अंगूर। तो अंगूर में ना कुछ खट्टा टाइप का ही पाया जाएगा, तो आप देखें इसमें क्या हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से इसका टार्टरिक हो जाएगा। वैसे टार्टरिक जो अम्ल होता है ना वो इमली के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और आंसर जो होगा वो अंगूर का टार्टरिक ही हो जाएगा। सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, और जो ये खांड होती है इसमें आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा। तो फर्स्ट का 3 कहाँ है, यहाँ पे है। बी का 4 यहाँ पे है, दोनों में ही है तो ऐसे नहीं हो रहा है। सेब का आप देखें मैलिक एसिड, तो सी का 2 कहाँ है, अगर सी का 2 ये देखिए डी में है। केवल एक हमें पता होता है कि सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन आराम से बन जाता है। हालांकि हमको तो पता था, तो आपको भी वैसे पता होगा, इजी सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो इसका सही आंसर होगा। तो ये रही आज की क्लास। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।